हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑकस एग्रीमेंट के बारे में और आखिर इस एग्रीमेंट की वजह से फ्रांस क्यों नाराज हुआ यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो ऑकस एग्रीमेंट है ये बेसिकली एक डिफेंस डील है। और किन देशों के बीच में ये डिफेंस डील हुआ है आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। एक है ऑस्ट्रेलिया, फिर है यूके और उसके बाद है यूएस। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर इस डिफेंस डील को साइन किया। कब साइन हुई है ये डील? बहुत ही रिसेंटली, सितंबर 16 को इस डील को साइन किया गया। तो इस डील के पीछे की पर्पस क्या है? इस डील का मेन पर्पस ये है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई करना। ये है इस डील का मेन पर्पस। अभी इस एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रायर या इसके पहले एक सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ साइन किया था। अभी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो एग्रीमेंट है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए है। और जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का पहले से ही एग्रीमेंट था वो कन्वेंशनल सबमरीन्स का था। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये किया कि उसने फ्रांस के साथ जो पहले वाली डील थी उसे कैंसिल किया और वो इस न्यू डिफेंस डील का पार्ट बन गई जो कि उसने यूके और यूएस के साथ साइन किया है। तो दोस्तों, आप अगर इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इंसिडेंट को अपने ही लाइफ से जोड़ के समझना चाहे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप तीन दोस्त मिलकर गोवा जाने का प्लान बनाते हैं और अपने चौथे दोस्त को उसके बारे में नहीं बताते तो उस चौथे दोस्त को कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है फ्रांस के साथ, जिसकी वजह से हुई है फ्रांस की नाराजगी और फ्रांस ने यूएस और ऑस्ट्रेलिया से अपने एनवॉयस को वापस बुला लिया। आइए इस मामले को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि जो मेन रीजन बताया जा रहा है इस डील के पीछे वो है चाइना। चाइना पिछले कुछ सालों में पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी में काफी एग्रेसिव हो गया है। और ऑल्दो चाइना ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इनफैक्ट उनका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, बट अभी उनके रिलेशनशिप में कुछ दरारें पैदा होने लगी है। तो वन ऑफ द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को साइन किया है वो है कि चाइनीज पावर के एक्सपेंशन के साथ डील करने के लिए, क्योंकि चाइना पैसिफिक रीजन में पर्टिकुलरली एग्रेसिव हो रहा है। उन चाइनीज शिप्स बार बार उन रीजन्स के अंदर जा रही है। तो इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कहा जाता है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और उनमें ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो भी ऑपरेशंस कंडक्ट कर सके साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में अपने देश से काफी दूर जाकर। तो जरा मैं आपको समझा दूं कि आखिर एक न्यूक्लियर सबमरीन और एक कन्वेंशनल सबमरीन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन और कन्वेंशनल सबमरीन्स में एक तो स्पीड का अंतर होता है, एक वेपन स्टोरेज की क्षमता न्यूक्लियर सबमरीन में ज्यादा होती है, एंड्योरेंस के क्षमता न्यूक्लियर सबमरीन में ज्यादा होती है। एंड्योरेंस का मतलब एक तो ये है, देखिए कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये पानी के नीचे सबमर्ज रह सकते हैं बहुत सारे महीनों तक, काफी महीनों तक वो पानी के नीचे सबमर्ज रह सकते हैं। और क्योंकि वो सबमर्ज रह सकते हैं इसीलिए एनिमी की तरफ से डिटेक्शन इम्पॉसिबल रहता है। जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है उन्हें उनके बैटरीज को चार्ज होने के लिए उन्हें काफी बार ऊपर सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह से उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड
क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन के थ्रू प्रोपेल होती है, ना कि बैटरीज के थ्रू, जो कि एक कन्वेंशनल सबमरीन में यूज होती है। इसीलिए एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को सरफेस में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ रिपोर्ट्स में तो दोस्तों ऐसा भी लिखा गया है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है उनमें इतना फ्यूल होता है कि वो कई सालों तक पानी के नीचे रह सकते हैं। उन्हें पोर्ट में आने की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब उनकी मेंटेनेंस या सप्लाईज को रिप्लेनिश करनी हो। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उनके आर्म फोर्स को कितना ज्यादा केपेबल बना देती है। तो ये एक वजह है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो कन्वेंशनल सबमरीन्स का डील था उसे खत्म करके यूएस और यूके के साथ इस न्यूक्लियर सबमरीन्स के डील में एंटर किया। अब आखिर फ्रांस इस यूएस यूके वाले डील के जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है और फ्रांस के साथ जिस डील को कैंसिल किया है, इसकी वजह से फ्रांस की नाराजगी तो थोड़ी जायज भी होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रांस के अथॉरिटीज ने ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि वो इस डील को एज बैक स्टैबिंग देखते हैं। और इसका एक इकोनॉमिक और फाइनेंस एंगल भी है। देखिए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जो ये डील था, इसका वैल्यू कुछ था 66 बिलियन यूएसडी। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी कहा गया था और ये फ्रेंच नेवल इंडस्ट्री और फ्रेंच प्रेजेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट फ्रांस तो इसे देख रहा था कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जायज सी बात है कि जब इस डील को कैंसिल किया गया तो फ्रांस को ऐसा महसूस हुआ कि ये तीन कंट्रीज मिलकर उसके साथ धोखा कर रही है। और ऑफ कोर्स वहां के नेवल इंडस्ट्री को भी, क्योंकि इसमें इतना बड़ा फाइनेंशियल कंपोनेंट इन्वॉल्व था, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें सारे डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी इन्वॉल्वमेंट्स या जो भी डेवलपमेंट्स होती है, उन उस चीज को इंडिया के नजरिए से भी समझना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो डील हुई है, ये जो ऑकस डील है, इसके लिए इंडिया के पास क्या लेसन्स है। एक तो देखिए, इंडिया के फिलहाल बहुत अच्छे संबंध है चारों देशों के साथ। ऑन वन हैंड फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, और एक दूसरी तरफ हमारा यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है। तो एक तो इंडिया के लिए पोजीशन अभी ये है कि जब आप अपने दो दोस्तों की लड़ाई के बीच में फंस जाते हैं, तो ये तो एक बात हुई। लेकिन और भी कुछ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है इसके। जैसे दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है इस डील का, ये कुछ ही दिन पहले आया है जब एक इन पर्सन क्वाड समिट होने वाला है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एक वर्चुअल क्वाड समिट इस साल ऑलरेडी हो चुका है, और अगले कुछ ही दिनों में एक इन पर्सन क्वाड समिट होने वाला है। क्वाड लीडर्स इन पर्सन मिलने वाले हैं। तो क्वाड को जो जब कंट्रीज इतना महत्व दे रही थी, जब यूएस ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर इतना महत्व दे रहे थे, तो क्वाड समिट के पहले एक ऐसे डील को अनाउंस करना, थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे सस्पिशन से देखा जा रहा है, इन द सेंस कि क्या इसका मतलब ये है कि क्वाड का रेलेवेंस कम होने वाला है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, क्वाड के दो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो ऑलरेडी इस डील में है, लेकिन ये एक्सक्लूड कर रहा है इंडिया को भी और जापान को भी। तो इसे एक एक्सक्लूशनरी ब्लॉक भी कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। यूएस ने इंडिया को एज मेजर डिफेंस पार्टनर का डेजिग्नेशन दिया है। हमने चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट जैसे कि बेका, कॉमकासा, ये सब साइन कर लिया है यूएस के साथ। लेकिन यूएस से कोई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई है।
बट उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि यूएस एक बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी दे रहा है। तो इससे भी एक चीज है कि जहां पर इंडिया ने अभी तक कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी यूएस से नहीं ले पाया है, जबकि हमारे संबंध इतने अच्छे हुए हैं कुछ सालों में, पर वही चीज ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है। तो ये कुछ सवाल इंडिया की तरफ से भी हमारे लिए भी बनते हैं, और इस ऑकस एग्रीमेंट को इंडिया को भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के नजरिए से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको सबमरीन की फंक्शनिंग या सबमरीन से रिलेटेड चीजें उतने अच्छे से समझ में नहीं आती हो, तो आप इस गाजी अटैक मूवी को देख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हैं कि एक सबमरीन कैसे काम करता है, और आपका थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।